हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। कोई भी कंपनी जब पब्लिक के बीच में आती है और अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उस चीज को आईपीओ कहा जाता है। अब कोई भी कंपनी पब्लिक को क्यों शेयर्स ऑफर करती है, क्यों पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो सकता है फंड्स के लिए। जब कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है तो वो अपने शेयर्स पब्लिक में लाती है। पर ये फंड कंपनी और भी बहुत सारी जगहों से रेज कर सकती है, जैसे बैंक से लोन ले सकती है या कहीं से बोरो कर सकती है। तो पब्लिक से ही क्यों फंड रेज करती है आईपीओ के थ्रू। अब इन सब चीजों को समझने के लिए जरूरी है एक कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को समझना, कि एक कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है, कौन कौन से फेजेस से होके गुजरती है, कैसे उसका बर्थ होता है, कैसे वो अपनी मैच्योरिटी लेवल पे जाती है। और इसीलिए आज की वीडियो में पहले हम कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की स्टोरी को समझेंगे। आईपीओ का ये वीडियो मैंने 2 पार्ट से बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कंपनी को क्यों जरूरत पड़ती है आईपीओ लॉन्च करने की। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगी कि आईपीओ कितने टाइप्स का होता है, इसकी सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट और बाकी चीजों के बारे में। तो आप आईपीओ को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के दोनों ही पार्ट जरूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जगदीश झा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल्स पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स, डेली रिकमेंडेशन, टिप्स मिलती रहेंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। और ये डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, इसमें से जिस ब्रोकर के साथ भी चाहे उसका लिंक क्लिक करके उस पर अपना डीमैट अकाउंट बहुत ही इजिली ओपन करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से कंपनी स्टार्ट होती है और डिफरेंट फेजेस से होते हुए अपने पीक लेवल पे, मैच्योरिटी लेवल पे जाती है, और क्यों किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसको अच्छे समझने के लिए हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ले लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं अजय। अब अजय जो है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 मेन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है अच्छा बिजनेस आइडिया और दूसरा होता है कैपिटल। अभी अजय के पास अच्छा बिजनेस आइडिया तो है, लेकिन कैपिटल नहीं है। अब इस कैपिटल के लिए अजय अपने सेविंग्स को यूज करते हैं, फ्रेंड फैमिली से बोरोइंग लेते हैं, वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे अभी अजय बैंक से लोन लेना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि बैंक लोन एक तरीका डेट है, लायबिलिटी है, जो उनको पे करना पड़ेगा। इसलिए जो है हम प्रोमोटर, जो यहाँ अजय है वो हमारे प्रोमोटर कहलाएंगे, वो बैंक से लोन लेना अवॉइड कर रहे हैं। अब जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट अजय को है उतना कैपिटल अभी तक उनको नहीं मिला है। तो अब अजय को पता चलता है एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। एंजल इन्वेस्टर्स, जिनके नाम में ही एंजल है मतलब फरिश्ता, ये एंजल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए एंजल्स का काम करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में उस कंपनी का जो है कुछ % स्टेक होल्ड कर लेते हैं। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स जो है बहुत हाई रिस्क के साथ इस तरीके की स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया के कुछ फेमस एंजल इन्वेस्टर्स के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे रतन टाटा जो टाटा इंडस्ट्रीज के एक्स चेयरमैन हैं, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर, संदीप टंडन फ्री चार्ज के को फाउंडर। ये बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील, जियोमी, मीडिया एंटरटेनमेंट जैसे फील्ड्स में जो है एज ए एंजल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इस तरीके से अजय जो है 2 अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता है, जिससे उसको अपनी कंपनी के लिए फंडिंग मिल जाती है। ये एंजल इन्वेस्टर्स अजय की स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले में वो उस कंपनी में कुछ % का स्टेक होल्डिंग कर लेते हैं, उस कंपनी के कुछ % की ऑनरशिप ले लेते हैं। ये जो पहला फंड रेज होता है जो एंजल इन्वेस्टर्स इस अजय की कंपनी में लगा रहे हैं, इसको कहते हैं सीड फंड। इसके बाद कंपनी को रजिस्टर किया जाता है और कंपनी को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी जाती है, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है। ये सीड फंड कंपनी के बैंक अकाउंट में डाला जाता है, जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल। इसके बाद कंपनी के 3 ऑनर्स हो जाते हैं, जो है प्रोमोटर अजय और 2 एंजल इन्वेस्टर्स।
अब नेक्स्ट स्टेज पे कंपनी को जो है वो कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं शेयर्स। और हर शेयर का जो है कुछ वैल्यू रखा जाता है, जैसे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, जिसे हम कहते हैं शेयर्स की फेस वैल्यू। ऐसा इसलिए होता है कि आगे जब ये कंपनी अलग अलग इन्वेस्टर्स में डिवाइड होती जाएगी, मतलब इस कंपनी में जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते जाएंगे और इसके बदले में उनको स्टेक मिलता जाएगा, तो ये कंपनी जो है वो, इस कंपनी की ऑनरशिप जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये जो कंपनी को अलग अलग शेयर्स में बांटा जाता है, इसे कहा जाता है ऑथोराइज्ड शेयर्स। और इन ऑथोराइज्ड शेयर्स में जो शेयर्स ऑलरेडी अलाउड हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे 2 एंजल इन्वेस्टर्स जिनको ऑलरेडी कंपनी में ऑनरशिप मिल चुकी है, कुछ परसेंट की स्टेक होल्डिंग मिल चुकी है, उस शेयर्स को कहा जाता है इश्यूड शेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, और देखते ही देखते कंपनी अपने 2 साल जो है अच्छे से सक्सेसफुली रन कर लेती है। अब कंपनी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना कैपिटल यूज हो रहा है उतना रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। अब इस स्टेज पे जो प्रोमोटर अजय हैं वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो कैपिटल कंपनी के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है उसे कैपेक्स कहा जाता है, फुल में कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे प्रोमोटर को और ज्यादा फंड की जरूरत है। इस फंड के लिए अब प्रोमोटर जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो फर्म्स होती हैं जो बड़े बड़े लोगों का पैसा इस तरीके की कंपनीज में लगाती हैं, जो अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, जो ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े अमाउंट में ऐसी कंपनीज में पैसा लगाती हैं और उसी के प्रोपोर्शन में एक बड़ा स्टेक जो है उस कंपनी का होल्ड कर लेती हैं। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट अब अजय की कंपनी में पैसा लगाती हैं और उसके बदले में कुछ परसेंट का स्टेक उसकी कंपनी में, अजय की कंपनी में होल्ड कर लेती हैं। अब इंडिया के कुछ फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, जो है हेलियन वेंचर पार्टनर्स, जिसने मेक माई ट्रिप और रेड बस में इन्वेस्टमेंट किया है। एसएल पार्टनर्स, जिसने फ्लिपकार्ट और माइंत्रा जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। इंटेल कैपिटल इंडिया, जिसने हंगामा एंटरटेनमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, जिसने स्नैपडील जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरीके के कई वेंचर कैपिटल फर्म्स जो है वो इंडिया में अवेलेबल हैं। अब देखते ही देखते 3 साल और निकल जाते हैं और कंपनी अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस स्टेज पे कंपनी अपने और भी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में खोलना चाहती है, जिसके लिए उसको और फंड की जरूरत है। तो यहाँ पे कंपनी अपने कुछ जो प्रॉफिट उसने इतने सालों में अर्न किया है उसे यूज कर सकती है, और वो एक और वेंचर कैपिटल फर्म को अप्रोच कर सकती है, और कम क्वांटिटी में बैंक से लोन भी ले सकती है। तो इन सब चीजों की हेल्प से कंपनी अपने आप को और ज्यादा जो है आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही करते करते कंपनी अपने 8 साल जो है वो सक्सेसफुली बिजनेस को ग्रो कर लेती है। 8 साल के बाद जो हमारे प्रोमोटर हैं अजय, वो काफी एम्बिशियस है। अब उनको लगता है कि उनका बिजनेस जो है पूरा कंट्री वाइड जो है, पूरा इंडिया लेवल पे पॉपुलर होना चाहिए। उनका ब्रांड नेम जो है वो ऑल ओवर द इंडिया पॉपुलर होना चाहिए। अब इतने बड़े प्लानिंग के लिए इतने ज्यादा बड़े फंड्स की भी जरूरत है। तो इतने बड़े फंड्स के लिए अब यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट से अकेले बात नहीं बनेगी। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अब अजय को पता चलता है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में। ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफी क्वालिफाइड होते हैं, काफी स्मार्ट होते हैं, इनको कंपनी की अच्छी परख होती है। ये इस तरीके के कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां उनको बहुत ग्रोथ लगता है कि इनका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। तो अब ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो अजय की कंपनी को एनालिसिस करते हैं और उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है एक बहुत ही बड़े अमाउंट में अजय की कंपनी में, प्रोमोटर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी रेशो में जो है उस कंपनी का स्टेक होल्ड कर लेते हैं। इंडिया के कुछ पॉपुलर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे आईसीआईसीआई वेंचर फंड मैनेजमेंट, कोटक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स, ब्लैकस्टोन ग्रुप, इंडिया वैल्यू फंड। ये कुछ ऐसे पॉपुलर नाम हैं जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स बड़े अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करते हैं एक बड़े
अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए जो ये स्टेक होल्डिंग करते हैं उस कंपनी में वो भी बड़े परसेंट में होती है। इस तरीके से कंपनी की जो ऑनरशिप है वो बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि सबसे पहले प्रोमोटर, उसके बाद 2 एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर एक और वेंचर कैपिटलिस्ट, इसके बाद आ गया हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अब यहाँ पे मैं एक फिगर आपको दिखाना चाहूंगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर जो हमारे यहाँ पे अजय हैं, उन्होंने कंपनी का 40% स्टेक लेके रखा है। बाद में यहाँ पे पहला एंजल इन्वेस्टर आया जिसने 5% स्टेक लिया, दूसरे एंजल इन्वेस्टर ने भी 5% स्टेक लिया, फिर हमारे रोल में आए थे वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने 15% का स्टेक लिया। उसके बाद जब प्रोमोटर ने दूसरे वेंचर कैपिटल को कुछ साल बाद अप्रोच किया तो उसने भी 5% का स्टेक ले लिया। लास्ट में प्राइवेट इक्विटी फंड्स जिसने सबसे बड़े अमाउंट में कंट्रीब्यूशन किया था, उसने 15% का स्टेक लिया। इस तरीके से सबका टोटल करने के बाद कंपनी का 84% स्टेक जो है वो ऑनरशिप हो चुकी है, पर अभी भी कंपनी के पास 16% का स्टेक जो है रिमेनिंग है, जो कंपनी प्रोमोटर यूज कर सकती है अपनी कंपनी के फंडिंग्स के लिए, किसी और इन्वेस्टर्स को ये जो बचा हुआ स्टेक है वो ऑफर करके। अब इस स्टेज पे कंपनी जो है डिफरेंट फेजेस में 3 इन्वेस्टर्स से फंडिंग करा चुकी है। सबसे इनिशियल स्टेज पे उसने एंजल इन्वेस्टर्स की हेल्प ली, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट की और तीसरा प्राइवेट इक्विटीज की। अब इन तीनों में डिफरेंस ये है कि एंजल इन्वेस्टर सबसे इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्राइवेट इक्विटीज जो है जब कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा होता है रिस्क फैक्टर। एंजल इन्वेस्टर्स उस टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब कंपनी जो है स्टार्टअप के टाइम होती है और बहुत ज्यादा रिस्क लेती है, मतलब एंजल इन्वेस्टर जो है सबसे ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का जो रिस्क है वो मॉडरेट होता है जब कंपनी जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे होती है, मतलब थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लास्ट में प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का जो रिस्क टेकिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी जो है ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी होती है। अब फंडिंग की बात करें तो सबसे पहले जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे कम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट एक मीडियम क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तीसरा प्राइवेट इक्विटी फर्म सबसे ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तीनों ही फर्म जितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी के हिसाब से उस कंपनी में अपना स्टेक होल्डिंग कर लेते हैं, उस कंपनी की ऑनरशिप ले लेते हैं। अब कंपनी अपने सक्सेसफुल 13 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। इन 13 इयर्स में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने बहुत ग्रो किया है, अपने मैच्योरिटी लेवल पे आ गई है और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब प्रमोटर को लगता है कि टाइम आ गया है कि कंपनी को ग्लोबल लेवल पे उतारा जाए। ग्लोबल लेवल पे उतारने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही ह्यूज फंड की जरूरत होगी। इस ह्यूज फंड की कलेक्शन के लिए अब प्रोमोटर सोचता है कि वो कहाँ से फंड कलेक्ट कर सकता है। तो अब ये फंड जो है प्रोमोटर अपनी कंपनी के लास्ट ईयर्स के जो कुछ अर्निंग्स है उनको यूज कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच कर सकता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अप्रोच कर सकता है, या फिर लास्ट में जो हमारा पॉइंट है वो अपने आईपीओ लॉन्च कर सकता है। तो इतने सब स्टेप्स के बावजूद अब प्रोमोटर को लगता है कि बेस्ट ऑप्शन और कन्वीनियंट ऑप्शन है कि वो आईपीओस लॉन्च करे, मतलब जो अब बचे हुए स्टेक्स कंपनी के पास रह गए हैं उसको वो कॉमन पब्लिक को ऑफर करके उसके बदले कॉमन पब्लिक से फंड रेज करे और पब्लिक जो है अपनी कंपनी में उसके बदले ऑनरशिप दे दे। इस तरीके से कंपनी जो है वो डिफरेंट फेसेस से निकलते हुए आईपीओ के फेज तक आती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ में लॉन्च करने में कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, आईपीओ कितने टाइप्स के होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट प्रोसेस क्या क्या होता है। इन सब चीजों की डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखिए। तो ये थी एक कंपनी की पूरी स्टोरी, कैसे कैसे कंपनी जो है स्टार्ट हुई, कौन कौन से फेसेस से होके गुजरी, किस ने जो है वहाँ यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनी है उसको हेल्प किया।
तो इन सब तरीकों से जो है कंपनी स्टार्ट होती है और ग्रो करती है। तो मैं होप करती हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।